जी बेटा, हम हमारा अगला यूनिट शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? ऐसे मॉलिक्यूल्स, जैसा कि हमें नाम से ही पता चल रहा है बेटा, ऐसे मॉलिक्यूल्स जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं, यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडीज जिन मॉलिक्यूल्स से बनी होती है उन्हें बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स कहते हैं। देखें, एक होते हैं बायो एलिमेंट्स। बायो एलिमेंट्स जैसा कि कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, जैसा कि पोटाशियम है, सोडियम है, क्लोरीन है, आयोडीन है, फेरस है, मैंगनीज है, जिंक है, कोबाल्ट है। दीज ऑल आर बायो एलिमेंट्स। बायो एलिमेंट्स मिलके आपस में बायो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। क्लियर हो गया बेटा? यानी बायो एलिमेंट्स एज सच हमारी बॉडी के अंदर नहीं होते। हमने पढ़ा है बायो एलिमेंट्स की दो टाइप्स होती हैं बेटा, मेजर बायो एलिमेंट्स और माइनर बायो एलिमेंट्स। माइनर, उसमें आगे एक और टाइप आती है ट्रेस बायो एलिमेंट्स। तो मेजर बायो एलिमेंट्स जो है हमारे पास, हमें पता है कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस। तो बेटा ये सारे एलिमेंट्स एक्चुअली बायो एलिमेंट्स मिलके बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, और बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स से आगे क्या बनता है? ऑर्गेनेलीज बनती हैं, ऑर्गेनेलीज से आगे सेल्स बनते हैं, सेल्स से आगे टिश्यूज बनते हैं, और इसी तरीके से टिश्यूज मिलके ऑर्गन्स बनाते हैं, और ऑर्गन्स मिलके पूरी बॉडी बनाते हैं, होल ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। क्लियर हो गया बेटा? अब देखते हैं कि एक्चुअली बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स कौन कौन से हैं हमारी बॉडी में। हम जनरल देखेंगे बेटा, हम स्पेसिफिकली हर एक बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल को नहीं पढ़ेंगे। हम जनरल कैटेगरीज देखेंगे कि जनरली कौन कौन सी टाइप्स के बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं बॉडीज के अंदर, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। तो उसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट्स को। बेटा 4 किस्म के बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स मेन हैं। 4 किस्म के बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स कौन कौन से हैं वो? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स, और इसके अलावा 5वां भी है जो सबसे ज्यादा पाया जाता है, और वो कौन सा है? वाटर। वाटर, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड्स। तो ये बेटा बल्कि 5 किस्म के बायोमॉलिक्यूल्स हैं जो हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। तो ये इनमें से उसने जो कहा है पीएमसी के सिलेबस में डिस्कस करने के लिए, उसमें उसने 4 किस्म के पूछा है। डीएनए, न्यूक्लिक एसिड्स आपके सिलेबस में नहीं है बेटा। हम यहाँ पे पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ना तो हमें वाटर चाहिए, लेकिन वाटर को हम सबसे एंड में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट्स। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेटा कार्बोहाइड्रेट्स। देखें बेटा, नाम से ही पता चल रहा है, कार्बोहाइड्रेट्स यानी हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। ये ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर 3 एलिमेंट्स तो मस्ट हैं होना। कौन कौन से वो 3 एलिमेंट्स? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मस्ट प्रेजेंट होते हैं बेटा। इनको डिफाइन भी जनरली कैसे करते हैं? इनके जो हम लिटरल मीनिंग से इसकी डेफिनेशन करते हैं, दैट इज हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, यानी कार्बन और वाटर के मिलने से जो बनते हैं, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। क्लियर हो गया बेटा? जनरल फार्मूला क्या है इनका? CnH2nOn, CnH2nOn। दिस इज द जनरल फार्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। यहां पे बेटा एक बात देखें, हमने कार्बोहाइड्रेट की लिटरल मीनिंग वाली डेफिनेशन तो पढ़ ली, अब हम पढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की प्रॉपर डेफिनेशन। व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स? कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं? या तो ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स हैं, या फिर ये पॉलीहाइड्रोक्सी
polyhydroxy ketones. Carbohydrates are polyhydroxy aldehydes or polyhydroxy ketones which yields, जिससे बनते हैं polyhydroxy aldehydes और polyhydroxy ketone subunits on different type of chemical reactions. Polyhydroxy aldehydes or polyhydroxy ketones which yields polyhydroxy aldehydes or polyhydroxy ketone subunits on by different chemical reactions. Like hydrolysis, like oxidation और and reduction. यानी रिडक्शन या ऑक्सीडेशन या हाइड्रोलाइसिस या ऐसे कोई और केमिकल रिएक्शंस के नतीजे में भी उनसे पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन सब यूनिट्स बनते हैं। इनमें सबसे मेन जो है दैट इज हाइड्रोलाइसिस बेटा। कि पॉलीहाइड्रोक्सी, देखिए नाम से पता चल रहा है, या तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या होंगे, एल्डिहाइड्स होंगे, नाम बता रहा है ना, या ये क्या होंगे एल्डिहाइड्स, या ये क्या होंगे कीटोन्स होंगे। चाहे कार्बोहाइड्रेट्स, देखें कार्बोहाइड्रेट्स यहां से पता चल रहा है कि दो किस्म के हो सकते हैं, या ये एल्डिहाइड्स होंगे या कीटोन्स होंगे। क्लियर हो गया बेटा। और ये एल्डिहाइड या कीटोन कैसे होंगे, पॉलीहाइड्रोक्सी, यानी जिनमें एक से ज्यादा हाइड्रोक्सल ग्रुप मौजूद होगा, एक से ज्यादा हाइड्रोक्सल ग्रुप मौजूद होगा। कार्बोहाइड्रेट्स कौन प्रिपेयर करते हैं, प्लांट्स प्रिपेयर कार्बोहाइड्रेट्स, प्लांट्स प्रिपेयर कार्बोहाइड्रेट्स। इनमें सबसे अहम क्या है, फोटोसिंथेसिस के नतीजे में, प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के नतीजे में कार्बोहाइड्रेट्स तैयार करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स की 3 टाइप्स हैं बेटा। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कौन कौन से हैं, मोनोसैकेराइड्स, oligosaccharides, and third type is polysaccharides। यहां से पता चला कि कार्बोहाइड्रेट्स को हम सैकेराइड्स भी बोलते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आर आल्सो कॉल्ड सैकेराइड्स। कार्बोहाइड्रेट्स को बेटा सैकेराइड्स भी बोलते हैं, इन्हें हम शुगर्स भी बोलते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आर आल्सो कॉल्ड शुगर्स। 3 टाइप्स हैं जनरली कार्बोहाइड्रेट्स की, मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स। यहां हमने देखा है कि कार्बोहाइड्रेट्स केमिकली 2 किस्म के हो सकते हैं, एल्डिहाइड एंड कीटोन। ये किस बेस पे हैं, ये हम आगे देखते हैं अभी कि ये किस बेस पे क्लासिफिकेशन है। केमिकली कार्बोहाइड्रेट्स 2 ही किस्म के हो सकते हैं, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। इसका मतलब है कि मोनोसैकेराइड्स जो हैं वो भी 2 किस्म के हो सकते हैं, ओलिगोसैकेराइड्स भी और पॉलीसैकेराइड्स भी। क्योंकि ये तीनों टाइप्स हैं कार्बोहाइड्रेट्स की, तो ये कार्बोहाइड्रेट्स 2 किस्म के हो सकते हैं, केमिकली एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं मोनोसैकेराइड्स को। क्या शुरू करते हैं बेटा, मोनोसैकेराइड्स को बेटा हम शुरू करते हैं। क्लियर हो गया बेटा। नाम से ही पता चल रहा है मोनोसैकेराइड्स। मोनो मीन्स 1, mono means 1 and saccharide means sugar।
ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जो कि सिर्फ और सिर्फ एक सब यूनिट से मिलके बने हों, ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जो सिर्फ और सिर्फ बेटा एक सब यूनिट से बने हों, एक शुगर से मिलके बने हों, एक मोनोमर से मिलके बने हों, एक यूनिट से मिलके बने हों, उन्हें हम मोनोसैकेराइड्स बोलते हैं। बेटा मोनोसैकेराइड्स जो कि एक ही यूनिट से मिलके बने हैं, तो मोनोसैकेराइड्स को हम क्या बोलते हैं? दीज आर not simple sugars, these are simplest sugars. Monosaccharides are simplest sugars. सबसे सिंपल शुगर जो है मोनोसैकेराइड्स हैं। अब सबसे सिंपल है, सबसे छोटी है, तो इजीली सॉल्युबल इन वाटर, इजीली सॉल्युबल इन वाटर, पानी में बड़ी आसानी से हल हो जाती हैं। अब चूंकि बनी ही एक सब यूनिट से हैं, एक ही शुगर पे मुश्तमिल है, तो इनको हम तोड़ के मजीद शुगर्स नहीं बना सकते। तो दीज कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड, दीज कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड, इनको हम फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते, इनको हम फर्दर तोड़ नहीं सकते। बेटा देखें बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक ईंट है, हम एक ईंट को तोड़ के दो ईंटें तो नहीं बना सकते। क्लियर हो गया बेटा? तो बिल्कुल वैसे ही हम, ये एक शुगर है, सिंपल शुगर है, इसे हम फर्दर तोड़ नहीं सकते। क्योंकि सबसे सिंपल शुगर है तो सबसे मीठी भी यही है, स्वीट इन टेस्ट, टेस्ट में बड़ी मीठी होती हैं ये शुगर्स। अब अगर मोनोसैकेराइड्स की क्लासिफिकेशन की बात करें, मोनोसैकेराइड्स की क्लासिफिकेशन की बात करें तो दो तरह से हम इसे क्लासिफाई कर सकते हैं मोनोसैकेराइड्स को। कौन कौन सी हैं वो दो कैटेगरीज बेटा? नंबर वन, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप की बेस पे, फंक्शनल ग्रुप की बेस पे हम कैसे क्लासिफाई करेंगे? देयर आर टू टाइप्स ऑफ द मोनोसैकेराइड्स ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, एल्डो शुगर्स यानी एल्डिहाइड्स जिनमें होगा, और कीटो शुगर्स जिनमें कीटोन ग्रुप होगा। तो फंक्शनल ग्रुप की बेस पे कितनी टाइप्स में हम डिवाइड कर सकते हैं? दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। कौन सी हैं? एल्डो शुगर्स, या जिन्हें हम एल्डोजिस भी कहते हैं, और कीटो शुगर्स, या जिन्हें हम कीटोजिस भी कहते हैं। क्लियर हो गया? दो किस्म की। और दूसरी क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, सॉरी ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो दूसरी है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, कि वो जो एक शुगर है उस शुगर में कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम हैं, उस बेस पे इसकी क्लासिफिकेशन की है। तो उस बेस पे जब हम क्लासिफाई करते हैं बेटा, तो हमारे पास कौन कौन सी कितनी टाइप्स की शुगर आ सकती हैं? हमारे पास ट्राइओजिस आ सकती हैं, ट्राइओजिस आती हैं, टेट्रोजिस, पेंटोजिस, हेक्सोजिस एंड हेप्टोजिस। ट्राइओजिस ऐसी मोनोसैकेराइड्स जिनमें कितनी कार्बन्स होंगी? ओनली 2 कार्बन्स होंगी, सॉरी 3 कार्बन, 3 से ट्राई, तो 3 कार्बन शुगर जो होगी मोनोसैकेराइड होगी ट्राइओजिस। 4 कार्बन वाली मोनोसैकेराइड को टेट्रोज, 5 कार्बन वाली पेंटोज, 6 वाली हेक्सोज और 7 कार्बन वाली हेप्टोज। क्लियर हो गया बेटा? अब यहां पे हम टेबल बना के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इन शुगर्स की। यहां पे हम टेबल बना के देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं क्लास, कि कौन सी टाइप है।
ट्राइओसिस है, टेट्रोसिस है, पेंटोसिस है, हेक्सोसिस है या हेप्टोसिस है? तो सबसे पहले आ गई ट्राइओसिस, उसके बाद कौन सी है? टेट्रोसिस, नेक्स्ट कौन सी शुगर है? पेंटोसिस, उसके बाद हेक्सोसिस, नेक्स्ट बेटा लास्ट हेप्टोसिस। तो दीज आर टाइप्स ऑफ शुगर्स ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं। तो ये वन क्लासिफिकेशन हो गई। अब दूसरी क्लासिफिकेशन भी साथ ही पढ़ते हैं कि ये शुगर में ये आइदर इट इज एल्डोज और कीटोज। तो एल्डोज और कीटोज भी हम देखते हैं बेटा यहां पे। तो यहां पे हम देखेंगे इसकी एग्जांपल्स, सॉरी बेटा, हम यहां पे इनकी एग्जांपल्स देखेंगे कि एल्डोजिस की भी एग्जांपल्स देखेंगे और यहां पे हम इसकी एल्डोजिस की एग्जांपल देखेंगे और इस ब्लॉक में हम कीटोजिस की एग्जांपल देखेंगे। यानी ऐसी कौन सी ट्राइओजिस एल्डोजिस हैं, एल्डो शुगर्स हैं, कौन सी कीटो शुगर्स हैं, हम वन बाय वन इनकी एग्जांपल्स देखेंगे। नेक्स्ट बेटा यहां पे हम देखेंगे जनरल फार्मूला उनका, क्योंकि जनरल फार्मूला क्योंकि बेटा आइदर शुगर इज एल्डोज। यहां पे ध्यान से, अगर हम ट्राइओसिस पढ़ रहे हैं तो चाहे ट्राइओज एल्डो शुगर है या कीटो शुगर है, जनरल फार्मूला क्या रहेगा बेटा? सेम रहेगा। जनरल फार्मूला क्या रहेगा? सेम रहेगा। ये बात जहन में रख लेनी है। ऐसा नहीं करना कि कीटोज जो है उसका जनरल ट्राइओसिस में अगर एल्डो शुगर है तो और जनरल फार्मूला होगा, कीटो शुगर है तो और नहीं। जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है बेटा वो सेम रहेगा, अंदर स्ट्रक्चरल फार्मूला चेंज होगा। तो अब एल्डोसिस की एग्जांपल्स देखते हैं हम। ट्राइओसिस की, ट्राइओसिस कितनी कार्बन वाली हैं? 3 कार्बन वाली हैं। अब कौन सी ट्राइओसिस एल्डिहाइड शुगर है, एल्डो शुगर है? तो एग्जांपल देखते हैं, ग्लेसर एल्डिहाइड। ग्लेसर एल्डिहाइड एक एल्डोट्राइओज है। एल्डोट्राइओज का क्या मतलब है? एल्डो शुगर है और ट्राइओज है। कीटो शुगर की एग्जांपल देखते हैं, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। दिस इज अ कीटो ट्राइओज, यानी कीटो शुगर है, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन इज अ कीटो ट्राइओज और ग्लिसरॉल्डिहाइड इज अ एल्डोट्राइओज। जनरल फार्मूला इसका क्या होगा बेटा? C3H6O3। यहां पे देखे ना हमने जनरल फार्मूला रखा था, कहां पे लिखा था? CnH2nOn, तो C3H6O3। अब देखते हैं टेट्रोज। टेट्रोज में कितने कार्बन होते हैं? 4 कार्बन होते हैं। अब एल्डो टेट्रोज की एग्जांपल कौन सी है? अरिथ्रोज। और कीटो ट्राइओज की एग्जांपल कौन सी है? अरिथ्रोलोज। मोस्टली कीटो शुगर्स के एंड पे बेटा ये वाला आता है ULOSE। अगर NMD कैट में आपके क्वेश्चन आ जाए और पूछा जाए ये एल्डो शुगर है या कीटो शुगर है, तो देख लीजिएगा मोस्ट ऑफ द शुगर्स, नॉट ऑल, मोस्ट ऑफ द कीटो शुगर्स एंड्स एट ULOS। ज्यादातर कीटो शुगर्स जो हैं उनके एंड पे ULOSE आता है। तो अरिथ्रोलोज जनरल फार्मूला क्या होगा? C4H8O4। नेक्स्ट बेटा पेंटोजिस है। पेंटोजिस 5 कार्बन वाली शुगर है। इसमें हम एग्जांपल देखते हैं, एल्डो पेंटोज की देखते हैं क्या है? राइबोज, बड़ी मशहूर। कहां पाई जाती है राइबोज? RNA के अंदर। और कीटोज, कीटो पेंटोज की एग्जांपल क्या है? वो भी आपने पढ़ी है, राइबोलोज। देखें ULOSE लग गया यहां पर भी। फॉर्मूला क्या होगा? C5H10O5। अब हेक्सोसिस,
हेक्सोसिस में कितनी कार्बन्स होती हैं? 6 कार्बन्स होती हैं। तो एल्डोहेक्सोज की एग्जांपल देखते हैं, यानी ऐसी 6 कार्बन वाली मोनोसेकेराइड जिसमें एल्डो ग्रुप होगा। तो एल्डोहेक्सोज की एग्जांपल देखते हैं, क्या है? ग्लूकोज, ग्लैक्टोज, मैनोज, पढ़ी है कि नहीं पढ़ी ये? ग्लूकोज, ग्लैक्टोज, मैनोज, आइडोज, एल्ट्रोज, एलोज, गुल्लोज, ये सारी की सारी किसकी एग्जांपल हैं? हेक्सोसिस की एग्जांपल हैं, एल्डोहेक्सोसिस की। कौन कौन सी बेटा? यहां पे मैं सारी लिख देता हूं। ग्लूकोज, गुल्लोज, एल्ट्रोज, एलोज, आइडोज, मैनोज, ग्लैक्टोज, these all are the examples of aldohexose। और कीटोज में फ्रुक्टोज, बड़ी मशहूर एग्जाम्पल, पढ़ी है कि नहीं पढ़ी बेटा? फ्रुक्टोज बहुत कॉमन एग्जाम्पल है। ऐसे ही है, फॉर्मूला क्या होगा? C6H12O6। अब आते हैं हेप्टोसिस, ऐसी मोनोसेकेराइड्स जिनमें 7 कार्बन होते हैं। तो एल्डोहेप्टोज की एग्जांपल देखते हैं। दैट एग्जांपल इज ग्लूकोहेप्टोज। और कीटोहेप्टोज की एग्जांपल देखते हैं, कौन सी है? दैट इज सीडोहेप्टोलोज। सीडोहेप्टोलोज बेटा, ये दिस इज एस, सीडोहेप्टोलोज। फॉर्मूला क्या होगा? C7H14O7। ये बेटा पूरा टेबल ही बड़ा अहम है, NMD कैट में के हवाले से ये पूरा टेबल ही बहुत अहम है, ये आपको याद करना है। ग्लिसरॉल्डिहाइड, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, ये कहाँ पे हमें ज़्यादातर जो है फंक्शन इनके क्या है? दीज आर इंटरमीडिएट्स इन फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। इंटरमीडिएट्स इन फोटोसिंथेसिस एंड respiration. Erythrose and erythrolose, these are also intermediates in bacterial photosynthesis. Bacterial photosynthesis। हालांकि ये जो हमारे पास एरिथ्रोलोज है बेटा, और एरिथ्रोलोज है, ये फोटोसिंथेसिस ऑफ प्लांट्स में भी इन्वॉल्व होती है। जो कि आपकी बुक में बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस लिखा हुआ है, तो हम इसे ही फॉलो करेंगे। अब राइबोज है बेटा, राइबोज कहाँ पाई जाती है? डीएनए के अंदर प्लस आरएनए के अंदर। कि डीएनए के अंदर डीऑक्सीराइबोज पाई जाती है और आरएनए के अंदर राइबोज पाई जाती है। तो राइबोज के साथ साथ डीऑक्सीराइबोज भी इसकी एग्जांपल आ गई। डीऑक्सीराइबोज का जनरल फार्मूला क्या होगा? C5H10O4, क्योंकि इसमें से एक ऑक्सीजन निकली हुई है। तो राइबोलोज कहाँ पाई जाती है? राइबोलोज अगेन इंटरमीडिएट इन फोटोसिंथेसिस। मैंने आपको बताया बेटा, जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं, मोस्ट ऑफ देम आर सिंथेसाइज्ड इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो इसलिए हमें ये फोटोसिंथेसिस के अमल में ही मिल रहे हैं। अब ग्लूकोज, ग्लैक्टोज, मैनोज, फ्रुक्टोज, इनका तो आपको पता है बेटा, इनकी बताने की हमें ज़रूरत नहीं है। फ्रुक्टोज कहाँ बनता है? रेस्पिरेशन में। ग्लूकोज कहाँ बनता है? शाबाश बेटा, ग्लूकोज इज अ फ्यूल फॉर रेस्पिरेशन। और बनता कहाँ है? फोटोसिंथेसिस के नतीजे में। क्लियर हो गया बेटा। आगे आते हैं हेप्टोज, ग्लूकोहेप्टोज एंड सीडोहेप्टोज। अगेन दीज टू आर इंटरमीडिएट्स इन फोटोसिंथेसिस। क्लियर हो गया बेटा। तो ये पूरा टेबल आपका NMD कैट के हवाले से बड़ा अहम है, तो ये आपको याद करना है बेटा। खास तौर पे ये आपको सीडोहेप्टोज
सीडोहेप्टुलोज, ग्लूकोहेप्टोज, मैनोज, ग्लैक्टोज, ये आपको एग्जांपल्स याद रखनी है कि अब ये अरिथ्रोज भी है और अरिथ्रोलोज भी है। अरिथ्रोलोज किसकी एग्जांपल है? कीटो टेट्रोज की। और अरिथ्रोज किसकी एग्जांपल है? एल्डोटेट्रोज की। तो ऐसी एग्जांपल्स बेटा आपको क्रिटिकलिटी जो है इसके अंदर वो याद रखनी है। क्लियर हो गया? आगे हम चलते हैं ओलिगोसैकेराइड्स की तरफ। जी बेटा, ओलिगोसैकेराइड्स पे जाने से पहले हमारी एक चीज मोनोसैकेराइड्स में मिस हो गई। वो कौन सी चीज है? स्ट्रक्चर ऑफ मोनोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स के हमने स्ट्रक्चर्स पढ़ने हैं। ये जो सारी हमने शुगर्स पढ़ी हैं, इनके स्ट्रक्चर्स सबके तो नहीं देखने, ऑफ कोर्स कुछ मेजर जो हैं उनके हम स्ट्रक्चर्स देखेंगे। और मेन चीज जो है, एक्चुअल जो मेन चीज है, दैट इज हाउ टू कन्वर्ट आर ओपन चेन स्ट्रक्चर इनटू रिंग स्ट्रक्चर। क्योंकि मोनोसैकेराइड्स ऐसी शुगर्स हैं, खास तौर पे पेंटोजिस एंड हेक्सोजिस, बेटा याद रखें, पेंटोजिस एंड हेप्टोजिस, ये ऐसी शुगर्स हैं जो कि रिंग स्ट्रक्चर बनाती हैं जब इनको पानी में डिसॉल्व कर दिया जाता है। जब ड्राइड फॉर्म के अंदर ये रिंग स्ट्रक्चर्स में नहीं होती, ये ओपन चेन स्ट्रक्चर की फॉर्म में होती है। लेकिन जैसे ही पानी में डिसॉल्व किया, ये क्या बना लेती हैं? रिंग स्ट्रक्चर बना लेती हैं। अब हमने पढ़ना यह है, देखिए अभी तक आपने रट्टा मारा था, एफएससी के अंदर आपने रट्टा मार के आए थे कि ओपन चेन स्ट्रक्चर का भी रट्टा मार लिया, रिंग चेन स्ट्रक्चर, रिंग का भी स्ट्रक्चर का भी रट्टा मार लिया। तो कंफ्यूजन रहती थी, बार बार रट्टा मारना पड़ता था, बार बार भूल जाता था कि कैसे याद रखें। टीचर से पूछते थे, सर को फार्मूला बताएं ओपन चेन स्ट्रक्चर को याद रखने का, रिंग स्ट्रक्चर को याद रखने का, को फार्मूला बताएं हमें। तो बेटा आज मैं आपको वो फार्मूला ही बताने जा रहा हूं कि रिंग स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं ओपन चेन स्ट्रक्चर से। यहां पे बेटा एक चीज ध्यान में रखनी है। सबसे पहले हम एग्जांपल शुरू करते हैं, हम आपका और मेरा सबका दुलारा कौन सा? ग्लूकोज। सॉरी बेटा, मैंने गुलोज लिख दिया था। गुलोज जो है वो भी मैंने आपको बताया अभी कि मोनोसैकेराइड है, एल्डोहेक्सोज है। तो ग्लूकोज आपका और मेरा सबका फेवरेट मोनोसैकेराइड ग्लूकोज। क्या है ग्लूकोज? एल्डोहेक्सोज है, यानी एल्डिहाइड है और 6 कार्बन है, एल्डोहेक्सोज है बेटा। तो ड्रॉ करते हैं स्ट्रक्चर। दिस इज ओपन चेन स्ट्रक्चर। आई एम ड्राइंग हियर ओपन चेन स्ट्रक्चर 1 2 3 4 5 एंड 6। एल्डोहेक्सोज है, एल्डी इसका मतलब है एल्डो शुगर है, तो एल्डिहाइडिक ग्रुप आ गया, CHO एल्डिहाइडिक ग्रुप आ गया बेटा, और लास्ट में CH2OH होता है बेटा। क्लियर हो गया? उसके बाद कार्बन नंबर 3 पे पोजीशन उलट है, इस तरफ OH है, इधर H है। क्लियर है? बाकी बेटा सारे इधर लगा देने हैं, बाकी सारे OH इधर लगा देने हैं। ये बन गया। अब यहां पे आए बेटा, सबसे पहला स्टेप क्या होता है? दिस इज ओपन चेन स्ट्रक्चर, दिस इज ओपन चेन स्ट्रक्चर। इस ओपन चेन स्ट्रक्चर को हम फिशर प्रोजेक्शन भी बोलते हैं। हम बेटा फिशर प्रोजेक्शन भी बोलते हैं। क्लियर हो गया? अब होता क्या है, ये जो हमें नजर आ रहा है, ऑक्सीजन ऑफ एल्डिहाइडिक ग्रुप, ऑक्सीजन ऑफ दिस एल्डिहाइडिक ग्रुप रिएक्ट्स ऑन सेकेंड लास्ट कार्बन। ऑक्सीजन ऑफ एल्डिहाइडिक ग्रुप रिएक्ट्स विद सेकेंड लास्ट कार्बन, सेकेंड लास्ट के साथ रिएक्ट करेगी। अब जब रिएक्ट करेगी, ये वाला OH ग्रुप बेटा, दिस OH ग्रुप इज शिफ्टेड ऑन दिस कार्बन। ये वाला, इसकी ऑक्सीजन इस कार्बन पे कार्बन के साथ रिएक्ट करेगी, और इसका OH
इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा। अब देखते हैं इसको रिंग स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करते हैं। बहुत आसान है रिंग स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करना। देखें बेटा, टोटल कितने कार्बन हैं? 6 कार्बन हैं, लेकिन इसकी ऑक्सीजन ने इसके कौन से कार्बन पे अटैक किया है? 5वें पे। क्लियर हो गया? इसका मतलब है रिंग में कार्बन कितने होंगे? 5, और एक क्या होगी? ऑक्सीजन। तो यहां पे 6 कार्नर्ड रिंग बना। 6 कार्नर्ड रिंग में एक कार्नर पे ऑक्सीजन और बाकी ये आपके पास रिंग में 5 कार्बन आ गई। देखें ना, रिंग के अंदर यहां पे देखें नंबर 1 कार्बन आ गई, 2, 3, 4 एंड 5। ये इनका आपस में रिएक्शन हुआ है ना, ये बाहर है कार्बन, कार्बन नंबर 6 बाहर है। अब कार्बन नंबर 1 देखें, ये ऑक्सीजन किसके साथ अटैच है? इधर से कार्बन नंबर 1 के साथ और इधर से कार्बन नंबर 5 के साथ। तो अगर मैं इसको कार्बन नंबर 1 कह दूं तो ये कार्बन नंबर 5 हो जाएगी बेटा। क्लियर हो गया? देखें, रट्टा नहीं मारना। दिस ऑक्सीजन इज अटैच्ड विद कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 5। तो इधर से कार्बन नंबर 1 और इधर से कार्बन नंबर 5 दोनों साइड से अटैच हो गया। हमारा रिएक्शन, हमारा अभी तक जो स्टेप्स हैं वो सही चल रहे हैं। अब देखें, कार्बन नंबर 1 पे एक H ये खड़ा है बेटा, ऑक्सीजन तो ये अटैच है ना कार्बन नंबर 1 वाली, और ये हाइड्रोजन खड़ा है एक, दूसरा ये OH शिफ्ट हुआ था यहां पे। अब बेटा आपकी मर्जी आती है, यहां पे H ऊपर लिख दो, OH नीचे लिख दो, या OH ऊपर लिख दो और H नीचे लिख दो। अगर OH ऊपर लिख दोगे, H नीचे लिख दोगे तो क्या होगा वो भी हम देखेंगे, और अगर H ऊपर लिखोगे OH नीचे तो क्या होगा वो भी हम देखेंगे। तो यहां पे बेटा इसके साथ एक H और ये वाला OH जो शिफ्ट हुआ था कार्बन नंबर 1 पे वो इधर आ गया। इस कार्बन के साथ ये जो कार्बन नंबर 5 है इसके साथ कितने ग्रुप हैं? एक CH2OH और एक H, क्योंकि हाइड्रोक्सिल ग्रुप तो इस कार्बन के पास चला गया, तो पीछे बचा एक हाइड्रोजन और एक CH2OH। तो बेटा देखें जरा, ये हाइड्रोजन, दिस H और दिस CH2OH जो ये बचा था। अब देखें बेटा, ये दरमियान में रिंग में 3 कार्बन बच गई। इधर भी देखें, रिंग में 3 कार्बन बच गई हैं। कौन कौन सी? कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3 और कार्बन नंबर 4। 4 कार्बन बच गई। जो ग्रुप के, जो इस चेन के बेटा इस साइड वाली होंगी, इस साइड वाले ग्रुप होंगे, चेन के, कार्बन चेन के इस साइड वाले जो मेंबर्स होंगे उनको आपने ऊपर लिख लेना है रिंग के। उनको रिंग के बेटा क्या करना है? ऊपर लिख लेना है। देखें, 2 है ना कार्बन नंबर 2, H, फिर क्या है 3 पे OH, और इधर क्या है H, और यहां पे फिर अगर H है तो नीचे क्या आ जाएगा? OH, इधर क्या आ जाएगा H, और इधर क्या आ जाएगा OH। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, रिंग स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। क्या बोलते हैं इस रिंग स्ट्रक्चर को? ग्लाइकोपाइरानोज। दिस इज डी ग्लाइकोपाइरानोज। डी ग्लाइकोपाइरानोज, डी का मतलब क्या है? यहां पे डी का मतलब है डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ये क्या मतलब होता है? डेक्स्ट्रो रोटेटरी का मतलब भी आपको बताता हूं। डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी ग्लाइकोपाइरानोज, क्योंकि ये जो 6 कार्बन वाला 6 रिंग वाला स्ट्रक्चर है बेटा, इट रिजेंबल्स विद पाइरैन, इट रिजेंबल्स विद पाइरैन। ये पाइरैन रिंग की तरह, पाइरैन रिंग से जो है रिजेंबलेंस रखता है। ये जो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है यहाँ पे 6 कार्नर्ड, लिहाजा इसे ग्लाइकोपाइरानोज कहते हैं। इस स्ट्रक्चर को ग्लाइकोपाइरानोज स्ट्रक्चर कहते हैं। और ये जो रिंग स्ट्रक्चर होते हैं बेटा, इन्हें हम कहते हैं हैवर्थ प्रोजेक्शंस। हैवर्थ प्रोजेक्शंस। जो ओपन चेन स्ट्रक्चर है उसे फिशर प्रोजेक्शन, और जो रिंग स्ट्रक्चर है उसे हैवर्थ प्रोजेक्शन बोलते हैं बेटा। और ये डी ग्लाइकोपाइरानोज है। अब देखें, इसके साथ एक और नाम भी लगाने जा रहा हूं। अगर H ऊपर और OH डाउन साइड पे है, OH नीचे है,
तो बेटा इसके साथ आपको अल्फा भी लिखना पड़ेगा। दिस वुड बिकम अल्फा डी ग्लाइकोपायरानोज। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड अल्फा डी ग्लाइकोपायरानोज, क्योंकि OH नीचे है। डी क्यों है मैं बताता हूं, ग्लाइकोपायरानोज। एंड दिस इज हैवर्थ प्रोजेक्शन, दिस इज कॉल्ड, रिंग स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड हैवर्थ प्रोजेक्शन एंड ओपन चेन स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड फिशर प्रोजेक्शन। क्लियर हो गया बेटा। अब आते हैं, अगर ये OH और OH की पोजीशन हो जाए इन्वर्ट, यानी OH ऊपर चला जाए और H नीचे आ जाए, तो इसे कहते हैं बेटा बीटा डी ग्लूकोज। दिस वुड बिकम बीटा डी ग्लूकोज। अगर OH ऊपर चला जाए और H नीचे आ जाए तो दिस वुड बिकम बीटा डी ग्लूकोज। अब देखते हैं बेटा, यहां मैंने D क्यों लिखा है। एक होता है D और एक होता है L, इन दोनों को समझते हैं। बल्कि इससे पहले बेटा एक चीज मैंने आपको बताया, दिस इज अल्फा एंड दिस इज बीटा ग्लूकोज। अगर OH नीचे चला गया, H नीचे, OH ऊपर चला गया, H नीचे आ गया, तो दिस वुड बिकम बीटा डी ग्लूकोज। दिस अल्फा एंड बीटा कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्लूकोज, ये जो अल्फा और बीटा ग्लूकोज हैं, इन्हें एक दूसरे के एनोमर्स कहते हैं। ये जो अल्फा एंड बीटा शुगर्स हैं, इन्हें हम एनोमर्स कहते हैं बेटा। एक दूसरे के क्या कहते हैं, एनोमर्स। दीज आर कॉल्ड एनोमर्स ऑफ ईच अदर। क्लियर हो गया। एनोमर्स का पता चल गया कि अगर अल्फा नीचे है तो अल्फा हाइड्रोक्सिल ग्रुप नीचे है, तो अल्फा ऊपर चला गया बीटा, तो इनको एनोमर्स कहेंगे एक दूसरे के। अब बताता हूं डी एंड एल से क्या मुराद होता है बेटा। डी एंड एल ग्लूकोज आर कॉल्ड एनेंशियोमर्स ऑफ ईच अदर। एनेंशियोमर्स ऑफ ईच अदर। एनेंशियोमर से क्या बनता है, एनेंशियोमर्स का मतलब होता है मिरर इमेज। एनेंशियोमर मीन्स मिरर इमेज। मिरर इमेज, अपोजिट, उल्ट। क्लियर हो गया। मिसाल के तौर पे बेटा, ये दो हाथ हैं मेरे, दिस हैंड इज द मिरर इमेज ऑफ दिस हैंड। ये दोनों हाथ एक दूसरे के मिरर इमेज हैं। अगर मैं इस हाथ को उठा के इस हाथ पे रखना चाहूं ऐसे, तो नहीं रख पाऊंगा। ऐसे नहीं बेटा, देखें ऐसे हाथ जो है, अगर मैं इस तरह इसके ऊपर रखता हूं तो देखें क्या हुआ है, इसकी ये वाली साइड ऊपर और इसकी ये वाली साइड पीछे चली गई है। तो ये दोनों सेम कॉन्फ़िगरेशन में नहीं रहेंगे। देखें सेम कॉन्फ़िगरेशन में ऐसे हैं ये हाथ, तो अगर मैं इस हाथ को उठा के इस पे रखूं तो ये एक दूसरे के ऊपर फिट नहीं आते, सुपर इम्पोजेबल नहीं है। ऐसे आइसोमर्स जो एक दूसरे के मिरर इमेज हैं, जो एक दूसरे के मिरर इमेज हैं, एक दूसरे के अपोजिट हैं, लेकिन एक दूसरे पे फिट नहीं होते, सुपर इम्पोजेबल नहीं है, दैट आर कॉल्ड एनेंशियोमर्स ऑफ ईच अदर। अब पढ़ते हैं हम एनेंशियोमर्स का स्ट्रक्चर देखते हैं। ये ग्लूकोज है, डी ग्लूकोज है। अब इसका एल ग्लूकोज बनाएंगे हम। एल ग्लूकोज कैसे बनेगा बेटा, देखें, दिस इज ऑक्सीजन, सबसे पहले तो इस ओपन चेन का बनाते हैं। ओपन चेन का, दिस इज ओपन चेन 1 2 3 4 5 6, यहां पे CHO, यहां पे CH2, सॉरी CH2OH, CH2OH। अब क्या होगा यहां पे, डी ग्लूकोज में OH इधर है, एल ग्लूकोज में इधर आ जाएगा, H इधर। डी ग्लूकोज में ये वाला OH इधर है, एल में इधर आ जाएगा और H इधर। तीसरी पोजीशन पे डी ग्लूकोज में देखें OH इधर है, लेकिन एल में क्या होगा, इधर आ जाएगा और H इधर। डी ग्लूकोज में देखें OH इधर है, एल में इधर आ जाएगा और H इधर आ जाएगा। दिस इज एल ग्लूकोज। देख रहे हैं बेटा,
ये उसका बिल्कुल मिरर इमेज तैयार हो गया, अपोजिट तैयार हो गया, उलट। आप शीशे में अगर देखेंगे तो आपको अपना दायां हाथ बायां नजर आएगा, बायां हाथ दायां नजर आएगा, इसलिए मिरर इमेज कहा। क्लियर हो गया बेटा? तो यहां पे देखें, दायां बायां कर दिया, बायां दायां कर दिया। अब सेम वैसे ही करें, जरा बनाएं स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। ये ऑक्सीजन अटैक करेगी इस सेकंड जो हमारे पास कार्बन है, सेकंड लास्ट कार्बन है उस पे, और ये OH, ये वाला OH शिफ्ट हो जाएगा कहाँ पे, इस कार्बन के पास। तो अब जरा बनाते हैं, ये हमारे पास ऑक्सीजन यही आ गई है, ये इधर से कार्बन नंबर 1 के साथ अटैच है, 2, 3, 4, 5 और 6। यहाँ कार्बन नंबर 5 के साथ अटैच है, यहाँ कार्बन नंबर 1 के साथ, 5, 1, अगेन C2, अगेन C3, C4, C5। क्लियर हो गया बेटा? यहां तक कोई मसला? अब देखते हैं, अब देखें बेटा, C1 है, C2 है, C3, C4 और C5, क्या होगा? सारे अपोजिट हो जाएंगे। OH ऊपर है, H नीचे, यहां पे OH ऊपर चला जाएगा, H नीचे, यहां पे OH ऊपर चला जाएगा, H नीचे, यहाँ पे H ऊपर चला जाएगा, OH नीचे, यहाँ पे OH ऊपर चला जाएगा और H नीचे, और यहाँ पे H ऊपर और CH2OH नीचे। तो ये एक दूसरे के मिरर इमेज हो गए। उठा के रखने की कोशिश करेंगे तो नहीं रखा जाएगा। आपकी फेडरल की बुक के अंदर बेटा ये स्ट्रक्चर गलत बना हुआ है। क्लियर हो गया? तो आप जो है फॉलो, मैं क्या कहूँ बेटा, चूँकि वो गलत बना हुआ है तो इसलिए आप देख लीजिएगा कि किसको फॉलो करना है, आपका डिसीजन है। मेरे आई विल नॉट कमेंट ऑन इट कि किसे फॉलो करें, क्योंकि वो टोटली गलत बना हुआ है। दिस इज कॉल्ड एल ग्लूकोज, दिस इज कॉल्ड एल ग्लूकोज, दिस इज डी ग्लूकोज। दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज हैं। डी से बनता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, एल से बनता है लीवो रोटेटरी। एल से बनता है लीवो रोटेटरी। लीवो रोटेटरी का मतलब है जो के लेफ्ट साइड पे रोटेट करे, और डेक्स्ट्रो रोटेटरी जो के लाइट को राइट साइड पे रोटेट करे। डेक्स्ट्रो का मतलब होता है दायां, लीवो का मतलब होता है बायां। तो एस जो डेक्स्ट्रो रोटेटरी ग्लूकोज है, इट रोटेट्स द लाइट इन राइट डायरेक्शन एंड लीवो रोटेटरी रोटेट्स द लाइट इन लेफ्ट डायरेक्शन। क्लियर हो गया बेटा? यहाँ तक कोई मसला? इसको बेटा याद रखने का एक और तरीका भी है। अल्फा ग्लूकोज है अगर, तो कैसे याद रखना है? दिस इज अल्फा, अल्फा है तो कैसे याद रखना है? नीचे नीचे, ऊपर नीचे, नीचे नीचे, ऊपर नीचे। और अगर बीटा है तो फिर ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। क्लियर हो गया? अल्फा के लिए क्या? नीचे नीचे, नीचे नीचे, ऊपर नीचे, नीचे नीचे, ऊपर नीचे। और बीटा के लिए ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। तो ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर हो गया बेटा? नेक्स्ट चलें, ओलिगोसैकेराइड से शुरू करें बेटा।